हम अपना जो लास्ट टॉपिक है वो चल रहा था विश्व के कृषि प्रदेश। विश्व के कृषि प्रदेश कृषि प्रदेश। विश्व के कृषि प्रदेश के अंतर्गत हमने एक विद्वान है उनका नाम है टी विडलसिन। इनके अनुसार एक वर्गीकरण है और टी विडलसिन ने विश्व के कृषि प्रदेश को 13 प्रकारों में वर्गीकरण किया है। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले पढ़ा था जलवासी, दूसरा पढ़ा था व्यापारिक पशु पालन या पशु चारण। जलवासी पशुचारण पढ़ लिया, व्यापारिक पशुचारण पढ़ लिया। आज तीसरा है, इसका नाम है स्थानांतरित कृषि। तीसरा कृषि प्रदेश उसका नाम है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि यानी शब्द को देखने से हमारे को ये पता चल रहा है स्थानांतरित का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपके सामने यहाँ इस प्रकार घूम रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैं अपने स्थान का क्या कर रहा हूँ, स्थानांतरण कर रहा हूँ। तो इस प्रकार कृषि यानी स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, जगह बदल बदल कर कृषि करना, कृषि करना, यह कहलाता है स्थानांतरित कृषि। इसके अंतर्गत क्या होता है, यह बहुत सारी जनजातियां होती है ना, वो जनजातियां प्राचीन तरीके से यानी पुराने तौर तरीके से कृषि कार्य करते हैं। तो इसके अंतर्गत एक चीज होती है, आपने पढ़ा होगा, देखो एक तो होता है स्लेश व बर्ड, स्लेश व बर्ड क्या होता है, इट मींस स्लेश व बर्ड। नहीं पता, देखो चल क्या रहा है स्थानांतरित कृषि। तो स्लेश और बर्ड का मतलब क्या होता है कि स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत क्या किया जाता है, जनजातियों के द्वारा जो भी कृषि क्षेत्र होता है उसके अंतर्गत जो भी पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे उनको क्या करते हैं, काटते हैं, और काटने के बाद वो सूख जाते हैं, तब उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। तो स्लेश का मतलब क्या होता है, काटना, और बर्ड का मतलब होता है जलाना, काटना और जलाना। इस प्रकार की क्रियाएं यहाँ पर की जाती है। इसके अंतर्गत देखो जब हम ये स्थानांतरित कृषि ना, इसके कारण जमीन है ना, ये अनउपजाऊ हो जाती है। बर्न का मतलब क्या होता है, जलाना। एक बार तो क्या हो जाता है, जैसे पेड़ पौधे होते हैं उनको काटते हैं, काटने से वो वहां पे क्या होती है, जलाने से राख प्राप्त होती है। उस राख से एक बार तो कृषि कार्य हो जाता है, लेकिन बाद में कृषि कार्य वहां पर नहीं हो पाता और वो जमीन अब बंजर बन जाती है। तो ये ठीक नहीं है, लेकिन जो कार्य हो रहा है उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूं। तो स्लेश व बर्ड, इस चीज का थोड़ा सी ध्यान, इसको बोलते हैं काटना व जलाना। कर्तन व दहन भी इसको बोलते हैं, कर्तन व दहन। अब स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत यह स्थानांतरित कृषि वाला कार्य मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, इसके अंतर्गत आता है आपका उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत मेक्सिको, दक्षिणी अमेरिका है, इसके अंतर्गत वेनेजुएला, ब्राजील, अफ्रीका है, अफ्रीका में भूमध्य रेखीय क्षेत्र आ जाता है। इसके अलावा आपका आता है दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र। इन क्षेत्रों में यह कृषि कार्य मुख्य रूप से किया जाता है और इनको अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे सबसे पहले शुरू करते हैं भारत से, कि भारत में इस स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं। तो भारत में बोलते हैं इसको झूम या जुमी। भारत के पास में आता है श्रीलंका, श्रीलंका में इसको बोला जाता है सेना। अब चलते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में एक राष्ट्र है, उसका नाम क्या है, मैक्सिको, मैक्सिको व रोडेशिया। रोडेशिया, ये रोडेशिया वाला भाग नहीं, दक्षिणी अफ्रीका के अंतर्गत आता है। नेटाल व रोडेशिया, आपने महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा था कि महात्मा गांधी जी नेटाल व रोडेशिया गए, यानी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका वाला भाग है मैक्सिको व रोडेशिया वाले भाग में इसको एक साथ बोला जाता है मिल्पा, मिल्पा। मैक्सिको व रोडेशिया क्योंकि मध्य रेखीय क्षेत्र है, यह अपना मध्य रेखीय क्षेत्र है 0 डिग्री, इसके ऊपर और इसके
नीचे, यहाँ पे मैक्सिको है और यहाँ पे क्या है, रोडेशिया। तो समान अक्षांशीय भागों पे स्थित है। ये क्वेश्चन आया था कि रोडेशिया मैक्सिको नहीं दिया था। ग्रेड फर्स्ट के अंदर 2020 में एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था रोडेशिया में इस कृषि को क्या बोलते हैं, तो इसको मिल्फा बोलते हैं। मैक्सिको सब पढ़ के गए थे लेकिन रोडेशिया दे दिया। और ये 10 प्रकार है, ज्यादा नहीं, स्थानांतरित कृषि के 10 प्रकार, इनमें से हर बार लगभग एक नया क्वेश्चन आता रहता है, तो थोड़ा सा इनको डिटेल से देख लेना। मैक्सिको, रोडेशिया आ गया, उसके बाद में आता है वेनेजुएला। वेनेजुएला वेनेजुएला में इसको बोलते हैं कोनुको। कोनुको वेनेजुएला दक्षिणी अमेरिका में आता है। इसके नीचे अपन चलते हैं तो आता है ब्राजील। ब्राजील राष्ट्र में इसको बोला जाता है रोका। आगे चलते हैं इसके बाद में आता है इंडोनेशिया व मलेशिया। यहां पर इसको संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है, लदान। एक राष्ट्र आता है, उसका नाम है वियतनाम में इसको बोला जाता है रे। एक राष्ट्र आता है, उसका नाम है फिलीपींस में इसको बोला जाता है केंगिन। सूडान में इसको बोला जाता है नगासू। इसके अलावा आता है मेडागास्कर में इसको बोला जाता है टाबी। इसके अलावा भारत का पश्चिमी घाट, भारत के पश्चिमी घाट में इसको बोला जाता है कुमारी। इसी प्रकार राजस्थान में इसको क्या बोला जाता है, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को क्या बोला जाता है, वालरा या वात्रा। इसके दो रूप आते हैं, एक को आता है दजिया और दूसरा क्या आता है चिमाता। दजिया व चिमाता आदिवासी जनजातियों के द्वारा की जाती है। एक तो दजिया है और दूसरा चिमाता। दजिया मैदानी भागों में की जाती है और चिमाता कौन से, पहाड़ी भागों में। ये मैदानी भागों में, ये कौन से, पहाड़ी भागों में, यानी पहाड़ी ढलानों में की जाती है इस प्रकार की कृषि। तो ये मुख्य रूप आते हैं स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत। भारत में इसको बोला जाता है जूबिया, श्रीलंका में चेना, मैक्सिको और रोडेशिया में एक साथ इसको बोला जाता है मिल्फा। वेनेजुएला में इसको बोला जाता है कोनुको, ब्राजील में रोका, इंडोनेशिया और मलेशिया में लदान, वियतनाम में रे, फिलीपींस में केंगिन, सूडान में नगासू, मेडागास्कर में टाबी। भारत के पश्चिमी घाट में इसको बोला जाता है कुमारी। राजस्थान में इसको बोला जाता है वालरा या वात्रा। इसके दो रूप मिलते हैं, पहला है दजिया और दूसरा है चिमाता। इस प्रकार ये मोटे रूप है। ये क्षेत्र और क्षेत्रों में क्या क्या बोला जाता है। तो यहां से लगभग क्वेश्चन आता रहता है, 10-12 प्रकार ज्यादा नहीं, लेकिन यहां से क्वेश्चन आता रहता है। हेडिंग लो, स्थानांतरित कृषि। देखो विश्व के उष्ण वन प्रदेशों में की जाने वाली कृषि को
प्रारंभिक निर्वहन कृषि कहते हैं। प्रारंभिक निर्वहन कृषि कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत 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 भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, क्षेत्र व दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में यह कृषि कार्य, में यह कृषि कार्य मुख्य रूप से किया जाता है, मुख्य रूप से किया जाता है, किया जाता है। इस कृषि के अंतर्गत, हाँ, इस कृषि के अंतर्गत कृषक एक स्थान पर, कृषक एक स्थान पर स्थायी न रहकर, एक स्थान पर स्थायी न रहकर, रहकर रहकर एक स्थान पर स्थायी न रहकर गतिशील रहता है, गतिशील रहता है, रहता है। अर्थात स्थायी रूप से, स्थायी रूप से, स्थायी रूप से न तो खेत होते हैं, स्थायी रूप से न तो खेत होते हैं और ना ही आवास होते हैं, ना ही आवास होते हैं, होते। अब ये लिखो, एक ये लिखो, आगे नोट लगाएंगे, लिखो इसे, इसे स्लैश व बर्न, स्लैश व बर्न, बर्न, आगे लिखो। स्लैश व बर्न का मतलब क्या होता है? कर्तन व दहन, यानी काटना व जलाना, काटना व जलाना या कर्तन व दहन भी बोला जाता है। काटना व जलाना कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है, जाता, क्योंकि ये अंग्रेजी के वर्ड है, कुछ शब्द होते हैं ना वो अंग्रेजी के, तो डायरेक्ट एग्जाम में स्लैश और बर्न आ जाए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी क्या। हाँ, ऐसे है कि काटना प्लस जलाना, ये इसको बोलते हैं कर्तन। ये लिख लो, विश्व के विभिन्न भागों में तुमको क्या क्या नाम से जाना जाता है, ये लिखो वन बाय वन। अलग अलग भागों में किस किस नाम से जाना जाता है। थाईलैंड, एक बोले तो थाईलैंड, थाईलैंड में इसको तमराई बोलते हैं, तमराई। एक लाइन में एक को लिखना है, एक लाइन में लिखना है, इस प्रकार नहीं कि आप लंबा लिखना। ये एक तो भारत वाला, श्रीलंका वाला, इसके अलावा इंडोनेशिया वाला, ठीक है। ये 10+2 यानी 12वीं की एग्जाम के बाद इस प्रकार की ये 3-4 इंपॉर्टेंट, 3-4 इंपॉर्टेंट, और ये एक ही राजस्थान वाला नहीं, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट
तमराई वालरा या वात्रा, त्रा है वात्रा, वालरा या वात्रा। कई बार वात्रा भी ऑप्शन में आ जाता है, क्योंकि इंग्लिश को जब हिंदी में टाइप करते हैं ना, तब वालरा वात्रा इस प्रकार के वर्ड आ जाते हैं। पहली प्राथमिकता अंग्रेजी को दी जाती है। अंग्रेजी वाला ठीक है तो सब सही है, हिंदी में कुछ भी हो सकता है। हो गया? इनको थोड़ा दिमाग में छाप लेना। ज्यादा नहीं तो एक राजस्थान वाला है ना, वात्रा वात्रा दजिया का ये पता है। इसके अलावा भारत में इसको क्या बोलते हैं, जुबिंग, और श्रीलंका में इसको क्या बोला जाता है, चेना। रोडेशिया दक्षिणी अफ्रीका में, नेटाल व दक्षिणी रोडेशिया, नेटाल दक्षिणी अफ्रीका में, ठीक है। गांधी जी गए ना, गांधी जी नेटाल और दक्षिणी रोडेशिया, दक्षिणी अफ्रीका में एकदम नीचे वाले भाग में। वकालत करने के लिए वहां पे गए। वकालत करने के बाद में एक मुकदमा लड़ने के लिए भी मांगे, मुकदमा सबसे पहले, ठीक है। अगला है प्रारंभिक स्थायी कृषि, 4 नंबर। प्रारंभिक स्थायी कृषि, प्रारंभिक स्थायी कृषि, देखो इसका एक दूसरा नाम इसको बोलते हैं आदिम, आदिम स्थायी कृषि। आदिम का मतलब क्या होता है, आदिम यानी प्राचीन परंपरा या पुराने ढंग से कृषि कार्य किया जाता है, एकदम पुराने ढंग से, उसको बोलते हैं आदिम। हम बोलते हैं ना आदिम मानव, ठीक है। तो उसी प्रकार आदिम स्थायी कृषि भी इसको बोलते हैं। दूसरी चीज है इसके अंतर्गत यह, देखो इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, स्थानांतरित, स्थानांतरित स्थानांतरित कृषि पढ़ा था, ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि का यह एक विकसित रूप है। क्या है, एक विकसित रूप है। विकसित का मतलब क्या होता है कि इसके अंतर्गत क्या होता है, एक तो मैंने स्थानांतरित में क्या बताया, एक तो इसका क्या होता है, जगह या खेत, वो क्या होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। इसके साथ आवास भी फिक्स नहीं होते। कौन सी कृषि में, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत। लेकिन प्रारंभिक स्थायी कृषि के अंतर्गत क्या होता है, एक फिक्स जगह पर आदमी क्या करता है, निवास करता है और अपने आसपास वाले क्षेत्र में क्या करता है, कृषि कार्य करता है। दूसरी चीज है कि स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत क्या होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगातार घूमता रहता है। तो ऐसे स्थान का वो चुनाव करता है जहां की जलवायु क्या होती है, जलवायु उसके अनुकूल हो, जलवायु अनुकूल।
जहां की जलवायु क्या होगी, अनुकूल होगी, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां स्थायी रूप से बस जाएगा, स्थायी बसाव हो जाएगा। और वहां पर प्राचीन ढंग से जो कृषि कार्य किया जाएगा उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक स्थायी कृषि, यानी स्थानांतरित। और इस कृषि में फर्क क्या है कि स्थानांतरित का एक तो क्या है, विकसित रूप है, यानी इसके बाद की जाती है कृषि। स्थानांतरित में क्या है, जगह जगह भटकते रहते हैं। विकसित का मतलब क्या है, स्थानांतरित कृषि में ना तो जगह होती है और ना फिक्स खेत होता है, जहां पर काम करते हैं वही अपना है और छोड़ने के बाद में अगले का है। दूसरी चीज, कोई मकान नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्रारंभिक स्थायी कृषि में क्या होता है, एक तो फिक्स जगह पर खेत होता है और फिक्स जगह पर क्या होता है, मकान होता है। और कहां पर ये कृषि कार्य किया जाता है, जहां की जलवायु ठीक हो। ऐसे क्षेत्रों का स्थानांतरित कृषि करते करते ये चुनाव कर लेते हैं और स्थायी रूप से आदमी बस जाता है। लिखो प्रारंभिक स्थायी कृषि, प्रारंभिक स्थायी कृषि। देखो इसे आदिम स्थायी कृषि भी कहते हैं, इसे आदिम स्थायी कृषि भी कहते हैं क्योंकि यहां पर मानव पुराने ढंग से कृषि कार्य करने के साथ साथ स्थायी रूप से बस जाता है, स्थायी रूप से बस जाता है। इसे स्थानांतरित कृषि का विकसित रूप कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि प्रदेशों के अंतर्गत, स्थानांतरित कृषि प्रदेशों में स्थानांतरित कृषि प्रदेशों में जहां प्राकृतिक एवं मानवीय तत्व अनुकूल होते हैं, प्राकृतिक व मानवीय तत्व अनुकूल होते हैं, वहां पर मानव का स्थायी बसाव हो जाता है। यह कृषि कार्य, यह कृषि कार्य मध्य अमेरिका के पहाड़ी व पठारी क्षेत्र, क्षेत्रों एंडीज पर्वत श्रृंखला के उष्णकटिबंधीय भागों अफ्रीका के पठारी भागों एवं दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में की जाती ये हो गया प्रारंभिक कृषि।
अगला प्रकार है उसका नाम है चावल प्रदान। कितने नंबर है? 5 नंबर है ना? 5 नंबर। चावल प्रदान गहन निर्वहन कृषि। गहन निर्वहन कृषि। सबसे पहले एक तो है, एक शब्द आ रहा है चावल और दूसरा आ रहा है गहन निर्वहन। गहन निर्वहन का मतलब क्या होता है? गहन निर्वहन का मतलब क्या होता है? इसका चावल से मतलब नहीं है। हाँ ये ठीक है। गहन का मतलब क्या होता है? देखो दो चीजें आपको मैं समझाऊंगा। गहन का मतलब क्या होता है? एक तरफ क्या होती है? कृषि या क्या होते हैं? खेत होते हैं। दूसरी तरफ क्या होगी? जनसंख्या होगी। क्योंकि कृषि कार्य कौन करेगी? जनसंख्या करेगी। अपने भरण पोषण या पेट पालने के लिए कृषि कार्य किया जाता है। तो इसके अंतर्गत गहन का मतलब क्या होता है? गहन के अंतर्गत क्या होता है? कृषि कार्य या खेत होता है ना, वो बहुत क्या होता है? बहुत छोटा होता है। खेत क्या होता है? बहुत छोटा होता है। और जनसंख्या का भार क्या होता है? जनसंख्या का भार अत्यधिक होता है। अत्यधिक होता है। यानी कम क्षेत्र में अधिक कृषि कार्य करना ताकि सबको क्या है? भोजन मिल सके। तो इसको हम बोलते हैं गहन निर्वहन कृषि। गहन का मतलब क्या है कि कृषि कार्य या खेत क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, लेकिन जनसंख्या का भार वहां पे क्या होता है? बहुत अधिक होता है। तो खेत की अपेक्षा में जनसंख्या अधिक होती है, उसको बोलते हैं गहन निर्वहन कृषि। दूसरी चीज है यहां पर आ रहा है चावल प्रदान। चावल प्रदान यानी यहां पर गहन चावल प्रदान गहन निर्वहन कृषि। यहां पर मुख्य फसल कौन सी है? मुख्य फसल क्या है यहां पे? चावल। मुख्य फसल कौन सी? चावल है। अब चावल है तो चावल के लिए वर्षा कितनी होगी? वर्षा 200 सेंटीमीटर तक, यानी 200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला भाग है, वहां पर कौन सी कृषि की जाती है? चावल प्रदान गहन निर्वहन कृषि। अगला है क्षेत्र कौन सा होगा? क्षेत्र कौन सा होगा? तो उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय। इससे पहले अपन ने पढ़ा था वर्षा वनों के बारे में पढ़ा था। तो सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? उष्ण कटिबंधीय या हम बोलते हैं मध्य रेखीय वन्य क्षेत्र होता है, वहां पर 200 सेंटीमीटर या 200 सेंटीमीटर से अधिक क्या होती है? वर्षा होती है। तो चावल की कृषि के लिए जलवायु किस प्रकार की आवश्यक है? उष्ण कटिबंधीय, या इसको हम बोल सकते हैं भूमध्य रेखीय। इसका मतलब क्या है कि चावल को बहुत ज्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है। गर्मी की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, और गर्मी के साथ साथ वर्षा की भी आवश्यकता बहुत ही ज्यादा होती है। चावल की कृषि होती है ना, इस चावल की कृषि को हम बोलते हैं सावा। सावा का संबंध किससे? चावल से। चावल की कृषि को सावा बोलते हैं। सावा का मतलब है जैसे हम शादी में जाते हैं ना कई बार, तो वहां पर चावल होते हैं बढ़िया बढ़िया वाले बनाए हुए, उनको हम खा लेते हैं। तो सावा में जाते हैं और चावल खा के आते हैं। हाँ अपने भी करते हैं, लेकिन ये याद करने की दृष्टि से बता रहा हूँ आपको कि जब हम शादी में जाते हैं और मिठाई खाते हैं तो कई बार क्या होता है बच्चे नहीं खा पाते, पिता नहीं खा पाते, लेकिन चावल को सब खा लेते हैं। तो सावा में शादी में जमा तो कहेंगे ना चावल खा वापस आ जाए, मतलब सब अपन याद हो। हाँ आपने हेडिंग लिखो चावल प्रदान गहन निर्वहन कृषि। कोई चीज अपन को याद कर ली, ठीक है कि हाँ ये है, तो ये अपने दिमाग में बैठ जाना चाहिए। चाहे एन कैन कैसे याद करो, याद करना है। अब सब पहली बार देखने सब तो दिमाग क्या पता कहाँ जाता है। कोई बोलता है शादी से संबंधित है, कोई बोलता है सगाई से संबंधित है। हाँ देखो चावल प्रदान गहन निर्वहन कृषि। देखो चावल प्रदान गहन निर्वहन कृषि की, चावल प्रदान गहन निर्वहन कृषि की प्रमुख फसल चावल होती है।
प्रमुख फसल चावल होती है। चावल होती है। जहां जहां वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है। वर्ष भर उच्च तापमान पाया जाता है। उच्च तापमान पाया जाता है। तापमान पाया जाता है तथा तथा वार्षिक वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर तक होती है। 200 सेंटीमीटर तक ही होती है। होती है। चावल प्रधान कृषि को सावा कृषि भी कहते हैं। सावा कृषि भी कहते हैं। अब देखो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। हाँ, चावल प्रधान गहन निर्भर कृषि की विशेषताएं, कुछ विशेषताएं जैसे चावल की कृषि के लिए क्या होता है, खेतों का लघु आकार। पहली विशेषता लिखो, खेतों का लघु आकार। खेत क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और पानी से भरे रहते हैं, तो खेतों का छोटा आकार पहली विशेषता लिखो। दूसरी लिखो, हाँ विशेषता के अंतर्गत पहला पॉइंट लिखो, खेतों का लघु आकार, छोटा आकार। दूसरा पॉइंट लिखो, मानव श्रम प्रधान कृषि। मानव श्रम प्रधान कृषि यानी मानव श्रम का मतलब क्या होता है, अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है। हर चीज को हाथ से चौड़ना पड़ता है, उसके बाद में कटाई निराई इस प्रकार गुड़ाई होता है ना, सब कार्य मानव के द्वारा किया जाता है। तीसरा लिखो, अत्यधिक सघन कृषि। अत्यधिक सघन कृषि। अत्यधिक सघन कृषि। अगला लिखो, चौथा पॉइंट, अत्यधिक सघन कृषि। फिर लिखो, पशुपालन का कम विकास। पशुपालन का कम विकास। कम विकास। अगला पॉइंट लिखो, उर्वरकों का उर्वरक खाद बीज होते हैं, उर्वरकों का उर्वरकों का कम उपयोग। यानी पशुओं का गोबर होता है ना, उसका प्रयोग अधिक करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करते हैं। रासायनिक उर्वरक का मतलब ये होता है, रासायनिक उर्वरक। बाकी खाद होती है वो प्राकृतिक होती है, उर्वरक का मतलब केवल रसायन। ये अपना हो गया चावल प्रधान निर्वहन कृषि। कौन सा? अत्यधिक सघन कृषि। सघन पास सघन का मतलब होता है ज्यादा बसाव होता है। अपना एशियाई क्षेत्र है ना, एशिया इसको बोलते हैं मानसूनी एशिया, जिसमें कि 60% से अधिक जनसंख्या यहाँ निवास करती है। मानसूनी एशिया तो बहुत ज्यादा जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो भी के लिए कहीं चावल ज्यादा उगाना पड़ा। हरित क्रांति आपने पढ़ा होगा, हरित क्रांति के अंतर्गत गेहूं और दूसरी फसल कौन सी, चावल, बहुत ज्यादा विकास किया गया दोनों फसलों में। लेकिन अब उनके आप नुकसान देख रहे हो, हरित क्रांति के बहुत ज्यादा हो रहे हैं। से क्या हो रहे हैं, कैंसर जैसी भयंकर महामारी है, विकराल रूप ले रही है। तो अब वापस प्राकृतिक खाद पे आ गए, चला लिया इतने दिन हरित क्रांति को। अब वापस प्राकृतिक या जैविक खाद है ना, उसका प्रयोग अधिक से अधिक किया जाता है। हाँ, सिक्किम पहला, भारत का पहला, और राजस्थान के अंतर्गत डूंगर जैविक राज्य, जैविक खेती करने वाला पहला भारत के अंतर्गत सिक्किम और राजस्थान के अंतर्गत डूंगरपुर।